नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन देखते हैं पहले आज का एजेंडा। रायसीना के लिए प्रणव और संगमा में होगा संग्राम। संगमा ने एनसीपी छोड़ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी जेडीयू में ठनी। सेक्युलरिज्म पर समझौता न करने की नीतीश ने दी धमकी। तो दो अहम मुद्दे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति पद को लेकर। पीए संगमा ने अपनी उम्मीदवारी एक तरह से ठोक दी है और ट्राइबल फेडरेशन की तरफ से अब वो उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे एनसीपी से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि ट्राइबल फेडरेशन की तरफ से उम्मीदवार संगमा बने हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया है। आइए सुनते हैं शरद पवार ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। We'll accept immediately. And because he is resigning from primary membership, we'll inform Speaker of the Meghalaya Assembly also. He is not member of the NCP, and we'll accept. राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक जिम्मेदारी वाली बात है। वो एक तरह से हम सब पूरे देश भर की पार्टियों के सामने एक आपस में बहस हो रही है, बातचीत हो रही है। अभी नतीजे पे हम लोग नहीं पहुंचे, जब पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। तो एनडीए अभी फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस तरह के संकेत मिले हैं कि पीए संगमा को एक तरह से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे खास मेहमान दिलीप के सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिलीप जी, किस तरह से देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? नहीं, देखिए, संगमा साहब लगातार इस उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को लेके अभी से नहीं, मुझे लगता है प्रणब मुखर्जी के नाम आने से पहले से उनके नाम की चर्चा थी और उन्होंने समर्थन हासिल किया था दो मुख्यमंत्रियों का। और उनकी जो मांग है कि एक आदिवासी देश का राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा कि सब धर्म के लोग भी राष्ट्रपति पद पे बैठ चुके हैं, अलग अलग जो पिछड़ी जातियां हैं या दलित हैं वहाँ से भी, लेकिन आदिवासी के बारे में उनकी एक राय थी। और उस राय को उन्होंने अपने में बोला कि और भी पहले उन्होंने कई नेताओं का नाम दिया और अब वो कहते हैं कि खुद से ही उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को बढ़ाया है। उनको समर्थन भी मिला है दो मुख्यमंत्रियों का। तो राजनीतिक तौर से अगर आप इसे देखेंगे तो एक ऐसा मांग है जिसमें नहीं लगता है कि कहीं कोई उसके लिए कोई अलग से उस पर चर्चा की जाए। ये सब बहुत स्वाभाविक है, देश में हर तरह के लोग हैं। लेकिन जब कांग्रेस और यूपीए ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया, उसके बाद भी अगर संगमा साहब इस रेस में है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पूरे मामले को आपको देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक गणित जो है, राजनीतिक गणित, उनको लगता है कि शायद उनके फेवर में आ जाएगा। शायद अगर उम्मीद पे टिकी हुई है उनकी राजनीतिक समीकरण, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रणब मुखर्जी का विरोध किया हुआ है और एनडीए ममता बनर्जी और कुछ जिसको उन्होंने कहा कि आदिवासी, उनको लगता है कि ये बदलाव संख्या कुछ उनके पक्ष में जा सकता है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि राष्ट्रपति में चुनाव होना कोई बहुत पद के लिए चुनाव होना बहुत ही स्वाभाविक है। चुनाव की पूरी व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि उनके चुनाव को दो तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो बीजेपी और जेडीयू में, एनडीए के बीच में कहीं ना कहीं एक फाड़ है, विभाजन है। और वो साफ, आप शिवसेना को आप देखें, अकाली दल को देखें, जेडीयू को देखें, इस मामले पे अलग अलग राय लगातार आती रही। क्या यही वजह है कि इस तरह का जो है एक तरह से उसमें फाड़ दिखाई दे रहा है एनडीए में? एनडीए में फाड़ का तो कारण प्रणब मुखर्जी है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड है जो प्रणब मुखर्जी का इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि हमें लगता है कि जनता दल के जो नेता हैं, हमें लगता है कि प्रणब मुखर्जी एक अच्छे उम्मीदवार हैं। तो वो
कोई हमें नहीं लगता कि विचारधारा का कारण है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी लोकसभा के नेता रहे हैं। लोकसभा के नेता के हैसियत से सभी पार्टियों से उनकी लगातार मुलाकात हो रही है, संवाद रहा है, तो उस संवाद के दौरान उन्होंने एक अच्छा अपना रेपो बना लिया इसी सद्भावना को जो इनका व्यवहार है, इसलिए जो जनता दल के नेता उनको लगता है कि प्रणब मुखर्जी ठीक है, उनके साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं इतने दिनों के दौरान, उनको लगता है एक अच्छा राष्ट्रपति साबित होंगे, इसीलिए हमें लगता है जनता दल यू है जो प्रणब मुखर्जी के लेकिन फिर जो इत्तेहाद की बात होती है, एक अलायंस की बात होती है, वो फिर बेमाना हो जाएगी। नहीं, तो अभी तो जनता दल यू ने तो ऑफिशियली मना किया नहीं है। अभी जनता दल यू कोशिश में लगा हुआ है कि एनडीए है जो प्रणब मुखर्जी के पक्ष में अलायंस के रूप में सपोर्ट करे, क्योंकि एनडीए का भी पूरा अभी अंतिम फैसला आया नहीं है, बीजेपी का भी अंतिम औपचारिक फैसला आया नहीं है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को कम महत्व मिलना चाहिए। अगर आप राजनीति करते हैं तो राजनीति मुद्दों पर होता है, अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो किसके साथ मिलकर के राजनीति कर रहे हैं, फिर चुनाव लड़ने के क्या अभी के फायदे हैं, कभी क्या बाद के फायदे हैं। जैसे बीजेपी और जनता दल यू दोनों में है कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जनता दल यू एक क्षेत्रीय दल है। एनडीए में और कंस्टिट्यूएंट्स ढूंढना ये बीजेपी की जिम्मेदारी है दूसरे से राज्यों में। अब है कि बीजेपी को लगता है कि इस चुनाव को आधार बना करके दो पार्टियों को अपने फोल्ड में हम ले आते हैं। जैसे उड़ीसा के बिजू जनता दल जो पहले भी इनके साथ हुआ करता था, जयललिता जो भी पहले साथ हुआ करती थी, कभी 1998 में छोड़ा था तो अटल जी की सरकार गिरी थी 13 महीने की, तो इसे लगता है कि अभी मौका है कि दो को अपने साथ ले आओ। अभी ये मौका है कि ममता बनर्जी से एक अच्छा राजनीतिक रिश्ता बना लो जो कभी काम में आएगा। तो बीजेपी है जो इसको एक ब्रॉडर रूप में देखती है, वो हार जीत के रूप में नहीं देखती है। वो एनडीए का विस्तार भी देखती है। हाँ, एनडीए का विस्तार में देखती है, अपनी राजनीति देखती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड है वो एक क्षेत्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में व्यवहार कर रहा है। दिलीप जी, एक क्षेत्रीय पार्टी की जो एक सोच होती है वो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के सामने हावी है। नहीं, क्षेत्रीय पार्टी भी उनकी भी एक वोट बैंक है, उनका भी अपना एक सोच है कि जिससे उनके वोट बैंक पे असर ना पड़े। इस समय एक तरह से यूपीए जो गठबंधन है, जो बीजेपी के विपरीत बनी हुई गठबंधन है, उसको कोशिश कर रही कि यूपीए एक सेकुलर गठबंधन अपने आप को लगातार इस तरह की दावा लगातार यूपीए के नेता कर रहे हैं। तो वो जो सेकुलर गठबंधन के साथ साथ चल के जेडीयू, देखिए जेडीयू के निगाहें कहीं पे है, निशाना कहीं पे, उनकी निगाहें हैं अपने वोट बैंक पे और निशाना वो इधर उधर मार रहे हैं कि अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखें। तमाम राजनीतिक दल, जैसा उपेंद्र जी ने कहा कि इस वक्त बीजेपी को लगता है कि उनकी पार्टी जहां है वो है ही, क्या इसके जरिए एनडीए का विस्तार किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसका उपयोग क्यों ना करें। वही स्थिति नीतीश कुमार जी के साथ है कि अगर आप देखें कि उनका लगातार कहीं ना कहीं जो यूपीए एक जो सिग्नल वो लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं, एक जो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि वो प्रणब मुखर्जी के समर्थन में है, प्रणब मुखर्जी एक बेहतर राष्ट्रपति साबित हो सकते हैं, इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं उनके साथ वो नजर आने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इसे आम सहमति के तौर पर भी देखा जा सकता है ना? आम सहमति के तौर पर तब देखा जा सकता था जब गठबंधन में ये तय किया जाता, लेकिन गठबंधन के तय करने से पहले ये जो विचार आ रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, शिवसेना की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो, जेडीयू की तरफ से हो, अकाली की तरफ से हो, तो इससे बहुत साफ नजर आता है कि एनडीए एक डिवाइडेड हाउस तो है ही, उनके मकसद भी अपने अपने हैं। तो जब लोकसभा चुनाव आएंगे, 2014 की बात अभी दूर है, अभी तो तत्काल देखता है कि अपने वोट को कैसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, किन किन कारणों से अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखा जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। तो ये दो चीजें हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जो खास करके आप देखें कि कई और प्ले हैं इसमें, कई और खेल हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप देखें तो जिस पार्टी से संगमा साहब ने इस्तीफा दिया, शरद पवार और वो दोनों निकले थे सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पे, आज वो बिल्कुल अलग हुए हैं, दूसरे मुद्दे पे अलग हुए हैं। और संगमा साहब की जो राजनीति है वो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा उनका दबदबा है, उस पूरे क्षेत्र में वहाँ के एक कद्दावर नेता अगाथा संगमा यूपीए की जो है मंत्री हैं सरकार में। जी बिल्कुल, तो मैंने कहा उनकी अपनी एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत वो भी चल रहे हैं। लेकिन अभी तक तो एनडीए ने जब खुल के साथ नहीं दिया है, बैठक होना था, बैठक भी नहीं हुआ, तो अभी कहीं ना कहीं राजनीतिक उहापोह की स्थिति है, खास करके एनडीए में अगर आप देखें
तो मुझे लगता है कि बीजेपी क्या फैसला लेती है, एनडीए क्या फैसला लेता है, उस पर निर्भर करेगा कि संगमा साहब इस रेस में बीजेपी की तरफ से जो ये कहा गया कि नहीं वो उम्मीदवार उतारेंगे, अगर संगमा जो है उम्मीदवार नहीं, ये अभी उनको तय करना है एनडीए को। अगर एनडीए को उम्मीदवार होगा बीजेपी ऊपर उतार सकती है एक अपने आप, लेकिन ये तय करना बीजेपी को। तो अभी लगता है बीजेपी की लीडरशिप के में जो बीजेपी के हाईकमांड है, उनके भी जो हाईकमांड है संघ, उनमें कहीं ना कहीं ये सोच बन रही है कि इस चुनाव को लड़ा जाना चाहिए। इस चुनाव लड़के कहीं ना कहीं जो अभी कांग्रेस सरकार, एक और महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के अंदर एक सोच है कि कांग्रेस के ये उम्मीदवार है और यूपीए के उम्मीदवार है, यूपीए की सरकार जो है सफल सरकार है, इसके साथ हमें खड़ा होकर इस समय नहीं दिखना चाहिए। अब इस पे कितना इस पे अलग बहस की जा सकती है कि वाकई राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के बाद ये एक जो है कांग्रेस या यूपीए के इससे प्रभावित होगा या उस राजनीति से प्रभावित होगा, ये देखने की बात है। उपेंद्र जी, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अंक गणित भी बिल्कुल सामने है संगमा के, बावजूद इसके जिस तरह का उन्होंने एक्शन लिया, पार्टी छोड़ी और सीधे सीधे जो है ये संकेत दे दिया गया कि वो एनडीए की तरफ जो है बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे असर क्या पड़ेगा? जो उनकी बेटी केंद्र में मंत्री हैं, क्या मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा? क्या पोजीशन बनेगी? अब यह तो निर्भर करता है कि वह किस तरह का रुख अख्तियार करती हैं। अगर वह ओपनली उनके समर्थन में घूमती है, उनके लिए वोट मांगती है, तो फिर उनका बने रहना मुश्किल होगा। नहीं तो शुरू में उनकी बेटी ने कहा भी था, इस तरह के संकेत दे दिए थे उसी वक्त। नहीं तो वो तो उनके साथ लॉबिंग भी कर रही थी, फिर मना किया गया था पार्टी की तरफ से। मना करने के बाद फिर उसने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। हाँ। तो एक तो पार्टी का अनुशासन होता है। अब ये है कि खुद भी वोटर हैं वो, लेकिन मतदान गुप्त होता है, तो उसमें किसको वोट दे किसको ना वोट दे ये उनकी इच्छा है। लेकिन अगर वो एनसीपी में रहते हुए, केंद्र सरकार में रहते हुए अपने पिता के लिए वोट मांगती है, तब तो हमें लगता है कि उनको बने रहना। शरद पवार की तरफ से ये कह दिया गया है कि कोई मसला नहीं है, अगर वो एनसीपी का ही हिस्सा रहेंगी और उनके इस्तीफे का मतलब नहीं बनता। तो ऐसे इस्तीफा क्यों मांगेंगे? अगर कोई इंडिसिप्लिन नहीं करे, सिर्फ उनके पिता है जो यूपीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो बने रहने में कोई नहीं। जो सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले दिनों टीम ए टीम बी की बात कही थी, क्या यह माना जाए कि ये जो पूरा गेम इस वक्त हो रहा है, जिस तरह से पार्टी को छोड़ करके एनडीए खेमे की तरफ जाते हुए संगमा नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे अपने आप को एक मजबूत दावेदार के तौर पर ये जानते हुए कि वो हार रहे हैं, बावजूद इसके पेश करना, देखिए संगमा टीम बी वही चीज है। ये संगमा है जो एनडीए के साथ तो अभी नहीं है। वो उन्होंने एक ट्राइबल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, आदिवासी संघ महासंघ बतलाते हैं, वो अपने को उसका उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि 1998 में जब वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, तो उस समय वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका नाम बहुत तेजी से आया था, 1-2 दिन तक चर्चा में रहा था, लेकिन बाद में सोनिया गांधी के कारण वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो ये उनका कसक है। फिर बाद में सोनिया का विरोध करते उन्होंने छोड़ भी दिया। तो उन्हें लगता है, इसे प्रणब मुखर्जी कहा है कि प्रणब मुखर्जी को उनको लग रहा था कि हमको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं प्रधानमंत्री बने तो चलो राष्ट्रपति बन जाए। फिर राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन गए, शायद बन भी जाएंगे। तो ये प्रणब मुखर्जी और पीएस संगमा में दोनों में एक समता है कि दोनों प्रधानमंत्री के लिए कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन दोनों को लगा था कि अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे, या हमें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, या प्रधानमंत्री का हमने स्टेचर प्राप्त कर लिया। नहीं तो दिलीप जी, इसीलिए इतना जोर है अपनी उम्मीदवारी को लेकर के, वो अपने आप को कैपेबल समझते हैं? नहीं, कई सारे फैक्टर्स है। देखिए, आप अगर इसको दूर की दृष्टि से थोड़ा देखेंगे तो यूपीए की जो स्थिति अभी है, कांग्रेस की जो स्थिति अभी है, 2012 के हम मिड में चल रहे हैं, 1 साल 1.5 साल के बाद चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे हार भी, उनको पता है उनके पास संख्या बल नहीं है। प्रणब मुखर्जी की स्थिति बहुत मजबूत है और प्रणब मुखर्जी के पक्ष में जो हवा है, रुख जो है, वो बहुत सकारात्मक रुख है। ज़्यादातर यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि एनडीए में भी जो सबसे बड़ा घटक दल जेडीयू है, वो भी कहीं ना कहीं, अकाली भी, शिवसेना भी प्रणब मुखर्जी के नाम पे उनकी सहमति है। तो उन्हें लग रहा है कि प्रणब मुखर्जी तो एक तरफ है, लेकिन जो उनको दिख रहा है कि 2012 के जो अगला लोकसभा चुनाव आएंगे तो उसमें किस तरह 14 उस समय उनका क्या किस तरह की भूमिका होगी। अगर आज वो चुनाव लड़ते हैं प्रणब मुखर्जी के खिलाफ में, और कोई स्थिति बनती है कि यूपीए की सरकार नहीं बनती है कांग्रेस लेड, अगर ऐसी स्थिति बनती है, और जो कि जिसका कि लगातार जिस बात को लेके
एक चर्चा है कि अभी स्थिति बहुत गंभीर है। सरकार बहुत ही सफल सरकार नहीं दिख रही है। सरकार के पक्ष में जितने भी अभी मतदान, जितने भी वो ये सर्वे करवाए गए हैं, तमाम सर्वे यही कहता है कि कांग्रेस की सरकार की स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ही कमजोर है। तो कहीं ना कहीं संगमा जानते हैं कि आगे की राजनीति की रणनीति क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर यहाँ हारते भी हैं, अगर एक कंबाइंड उम्मीदवार बनते हैं और हार भी जाते हैं प्रणब मुखर्जी से, तो भी उनका राजनीतिक कद छोटा नहीं होगा, नंबर एक, और उनकी राजनीति जो है वो खत्म नहीं होगी। वो भी वहां पे कहीं एक नई सत्ता की तरफ उन्हें ले जा सकते हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल यहां पर ये पैदा होता है, जिस तरह से एनडीए बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, जिस तरह से बीजेपी अब तक इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं ले पाई है, क्या माना जाए जो एक होमवर्क होना चाहिए था वक्त से पहले, वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात? नहीं, मुझे लगता है कि ये संख्या का प्रॉब्लम है। बीजेपी या एनडीए के पास शुरू से संख्या बल नहीं, इस बात को बीजेपी और एनडीए जानते हैं। जब तक आज भी अगर वो इस बात का प्रयास में लगे हुए हैं तो उन्हें पता है कि ममता बनर्जी अभी बिल्कुल साफ नहीं है कि वो प्रणब मुखर्जी को समर्थन देंगे। एक तरह से उन्होंने विरोध करके वो गई हुई हैं। उन्होंने 3 नाम सुझाए और उसके बाद उसको तीनों को नकार करके कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को आगे बढ़ाया। मुलायम सिंह ने ये बात कहा कि ये हमारे दबाव के कारण प्रणब मुखर्जी का नाम आगे किया गया। तो अब ममता क्या करेंगी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। और चूंकि ममता अभी बिल्कुल अलग है, तो बीजेपी को ये लगता है या एनडीए को में जो बातचीत हो रही है कि अगर हम साथ आए, जयललिता, नवीन पटनायक और ममता का भी समर्थन मिले, तो एक जो कहते हैं चुनौती प्रणब मुखर्जी को दिया जा सकता है। उपेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आपको लगता है कि कुछ इस तरह के हालात बनेंगे कि कुछ पार्टियां जो है वॉकआउट भी कर सकें? पार्टियां तो एक तृणमूल कांग्रेस है। हाँ। तृणमूल कांग्रेस के साथ तीनों संभावनाएं आप देख सकते हैं। हो सकता है कि वो भाग नहीं ले चुनाव में, दूसरा है कि प्रणब मुखर्जी के खिलाफ संगमा को मतदान करे, तीसरी संभावना अभी थोड़ी सी बची हुई है कि हो सकता है प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर दे। अभी सारे विकल्प खुले हुए हैं, तीनों उसके पास खुले हुए हैं, ये तीनों विकल्प। और बाकी जो संगमा जो उम्मीदवार बने हुए हैं, तो संगमा को इस बात की भी उम्मीद है कि जो दलीय व्यवस्था है वो टूट चुकी है, उसका पतन हो गया भारत में। तो उनको लगता है कि क्रॉस वोटिंग भी हो सकता है। क्रॉस वोटिंग मतलब क्योंकि गुप्त मतदान होना है, तो उनको पता है कि सभी पार्टियों में नेतृत्व के खिलाफ भारी असंतोष है। जैसे जनता दल है, जनता दल के अंदर सांसदों में, विधायकों में जनता दल नेतृत्व के खिलाफ असंतोष है। तो आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि अपने जितने भी सांसद विधायक के जो वोट हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार वो दिलवा दें प्रणब मुखर्जी को। उसी तरह से शिवसेना है, उसी तरह से इवन कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, इवन एनसीपी है, क्योंकि मतदान होना है, गुप्त मतदान है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो पूरे देश भर में एंटी यूपी ये सेंटिमेंट्स है, भ्रष्टाचार का मामला को लेकर है और क्या क्या मामले को लेकर के बहुत तरह के मामले हैं, तो उन्हें संगमा को इस बात की उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग के द्वारा हो सकता है हम जीत भी जाएं। हाँ, इस मुद्दे का चूंकि समय हमारे पास खत्म हो गया है, समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे क्या हिंदुत्ववादी व्यक्ति पीएम बन सकता है। इसको लेकर के एक बहस चल निकली है और साथ ही साथ नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में इसी मुद्दे पर ठनी हुई है। बात करेंगे ब्रेक के बाद।